the contents of today's lecture. There are a couple of announcements जिससे हम start करेंगे. इसके बाद we will have a very brief recap जो हम कर चुके हैं. Z ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो हमने 2-3 और करनी है उसके बारे में बात करेंगे. Then we will talk about rational Z ट्रांसफॉर्म जिसके हमने last time भी we started to talk about it, लेकिन हमने उसकी जो है वो इतनी डिटेल में बात नहीं की थी. And then we will talk about examples, system functions. And then with reference to system function we will talk about FIR systems की क्या properties होती हैं and IIR systems जो होते हैं उनकी क्या properties होती हैं. अच्छा जी, announcements में जो है वो आपका असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो अपलोड हो गई है. कल रात को मैंने कर दी थी MS Teams पे, तो काइंडली देख लीजिएगा. क्विज 3 जो है आपका नेक्स्ट वेडनेसडे को होगा मार्च 17 को फ्रॉम 4:30 to 5 PM. और मेरा ख्याल है पिछले क्विज में हमने लेक्चर 11 तक कवर किया था, सो वी विल बी कवरिंग फ्रॉम 12 to 15 इन दिस क्विज. ओके. So recap, we were talking about the properties of Z transform. और properties में जो है सबसे पहली properties जो थी वो we talked about linearity, और it is a very trivial property. आप लोग हमने बहुत सी example में इसको किया है. जो इसमें से चीज़ याद रखने की है वो ये कि हम we know कि अगर हमारे पास दो जो है वो different functions हैं और x1 of n है, x2 of n है, और उसके हमारे पास Z transform x1 of z and x2 of z हैं. एंड एक मिनट ज़रा रुकिएगा, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ. जी, तो if you have two Z transforms and then the function that we are defining x of n, that is a linear combination of x of 1 of n and x2 of n. तो x of n का जो z ट्रांसफॉर्म होगा that will always also be the linear combination of x1 z and x2 of z. और इसमें जो चीज़ हमने देखी थी वो ये कि ओवरऑल जो हमारे पास ROC होगा that will be intersection of the two ROCs. लेकिन जो एक चीज़ हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल में भी नोट की थी कि if you have a finite duration sequence that can be written as sum or difference of infinite duration sequences, तो जो ROC है वो हम finite duration sequence के ही ROC को प्रेफर करेंगे, इनफाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस के ROC को नहीं ले रहे होंगे. और ये एग्जांपल आपकी बुक की एग्जांपल है जो लास्ट टाइम हमने की थी, आप दोबारा से जो उसको रिविजिट कर सकते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी, और इस केस में जो हमने देखा था वो ये देखा था कि टाइम शिफ्टिंग जब हम कर रहे होते हैं तो अगर हम टाइम डोमेन में शिफ्ट कर रहे हैं सिग्नल्स को, तो z डोमेन में द z ट्रांसफॉर्म इज मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ k, where k is the amount of shift. और इस केस में जो है ROC पे what we saw was के ROC remains the same except there is a possibility के z equal to 0 और infinity जो है वो exclude या include हो जाए based upon कि आपके पास जो भी sequence था वो shift होने के बाद हो सकता है कि वो right sided से left sided हो गया है या two sided हो गया है, तो फिर उसकी बेस पे जो है वो ROC पे फर्क पड़ रहा होता है. एंड जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने की थी वो ये थी कि अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल को किसी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट अ कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन एक्सपोनेंशियल व्हिच इज चेंजिंग विद वैल्यू ऑफ n आल्सो. तो उस केस में z डोमेन में क्या फ़र्क पड़ रहा होता है कि जो भी आपके पास z ट्रांसफॉर्म होता है उसमें एक्सेस पे जो है स्केलिंग हो रही होती है कि that would be divided by the constant जिसकी पावर आप टाइम डोमेन में ले रहे हैं. और जो ROC होता है that would also be affected by the magnitude of this a जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये भी हमने एग्जाम्पल लास्ट टाइम की थी, so we will not go to that example again. आज हम दो एक्चुअली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम करेंगे. The first one that we will talk about is time reversal, which means कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है x of n and इसका z ट्रांसफॉर्म हमारे पास गिवन है x of z, तो if and again खाली ये लिखना is not actually
enough. I should write ROC जो है, let me just write it as ROC of x, कि मेरे पास जो है वो ROC is और जिस तरह से let me actually write whatever I have written in the notes, तो आप बाद में देखते हैं तो आपको आसानी हो, लेकिन इट डजंट एक्चुअली मैटर अगर हम उस तरह से भी लिख लेते हैं तो एनीवे जो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है वो ये कि वी आर एक्चुअली अस्यूमिंग कि हमारे पास जो ROC है दैट इज अ रिंग बिटवीन टू सर्कल्स जो है वो ROC है, एक R1 का सर्कल ये है एंड देन देयर इज अनदर सर्कल R2, ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है एंड ROC इज समथिंग व्हिच इज इन बिटवीन. देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि अगर मेरे पास इस सिग्नल को हम टाइम में रिवर्स कर रहे हैं या फ्लिप कर रहे हैं तो इन दैट केस जो Z ट्रांसफॉर्म है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि Z वुड बी रिप्लेस बाय Z इनवर्स, यानी आपके पास Z के बजाय 1/Z आ जाता है. एंड ROC पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है कि ROC वुड बी ऑल्सो फ्लिप्ड. ठीक है, सो व्हाट इज एंड देन देखें अब इस केस में क्या था, R2 वॉज ग्रेटर देन R1, तो इसका मतलब है कि ROC वॉज बिटवीन R1 एंड R2. लेकिन अब इस केस में जब अगर मैंने फ्लिप वर्जन लिया है, जो भी हमारे पास सिग्नल था उसको मैंने इन्वर्स कर दिया है, तो उस केस में व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास ROC जो है उसमें डिवाइड हो रहा है. ओके, 1/R1. अब अगर R2 was greater than R1 तो 1/R1 would be greater than 1/R2. So it means कि अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो राइट हैंड साइड लिमिट है वो 1/R1 के ऊपर होगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है तो इट विल बी बिटवीन 1/R2 टू 1/R1. और उसका जाहिर है कि प्लॉट के ऊपर बहुत डिफरेंस पड़ रहा होगा. वी विल टॉक अबाउट के हमने बल्कि लास्ट टाइम भी देखा था पोज एंड जीरोस की जब हम बात करते हैं तो इसका इन अदर वर्ड्स व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपके पास पोज और जीरोस जो हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं बिकॉज आपने जीज को जो है वो Z को Z इनवर्स से रिप्लेस कर दिया है. लेट्स डू एक सिंपल एग्जांपल जो कि यहाँ पर हमने की हुई है. अच्छा, अब आप देखें, वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज ये जो प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं ना, यू विल बी फ्री टू यूज देम एनीवेयर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे Z ट्रांसफॉर्म से किसी भी सोल्यूशन को फाइंड आउट, सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं या आप सिंपली जो है वो सीक्वेंस का Z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि जब आप कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी सीक्वेंस पे तो आपने उस सीक्वेंस का रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करनी है विद सम सीक्वेंस जिसका आपको ऑलरेडी पता है. फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखी हुई है, लेट मी राइट इट ऑन अनदर पेज, कि लेट्स सपोज कि मैं आपको ये कहती हूँ कि जी x ऑफ n है विच इज a माइनस n u ऑफ n, और आपने मुझे इसका x और z प्रोवाइड करना है. ठीक है, वन मेथड इज कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं समेशन वाला और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आ रहा होगा उसको सॉल्व कर लें. द अदर मेथड कैन बी कि आप ये रियलाइज कर लें कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कि x1 ऑफ n अगर आप a n u ऑफ n ले लेते हैं जिसका Z ट्रांसफॉर्म आपको ऑलरेडी पता है बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि हमने पहले किया है एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी बेसिक Z ट्रांसफॉर्म जो कि हम हमेशा Z ट्रांसफॉर्म पेयर पे वन ऑफ द फ्यू Z ट्रांसफॉर्म्स के जो हमेशा हम याद रखते हैं. ठीक है, सो now because you can relate this and now you can see from here is कि x of n is basically x1 of minus n and you know the property also कि अगर इसका मतलब है कि x1 of n जो है वो x of n को रिवर्स करके आ रहा है, टाइम में रिवर्स करके आ रहा है. ठीक है, ये फ्लिप करके आ रहा है. तो बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमें प्रॉपर्टी पता है कि x of z जो है, मुझे क्या पता है कि अगर ये फ्लिप होके आ रहा है तो x of z शुड बिकम x of z इनवर्स, यानी जहां जहां मेरे पास इसमें z था एक्चुअल सीक्वेंस में, रिवर्स वाले में मैं उसको z इनवर्स से रिप्लेस कर दूंगी. सो आई विल हैव z इनवर्स ऑफ इनवर्स आ जाएगा एंड ROC will be Z less than 1/a. ठीक है, ये चीज हमने जो है वो देखा था कि अगर आप यहाँ पे भी वो देखें कि अब आपके पास ROC जो है वो क्या हो रहा था, इफ इट वाज ग्रेटर देन R1
तो it becomes less than 1 over R1. And if it was less than R2 तो it becomes greater than 1 over R2. Because अगर ring था तो उसमें भी हमारे पास जो है उसकी shape change हो जाएगी. And then if it was one sided तो हमारा जो भी ROC है, because of the reason कि आपके पास सब चीजें flip हो रही हैं, तो ROC would also be kind of flipping. तो okay, so what will be the Z transform? It will become 1 over 1 minus AZ, where Z is less than 1 over A. ठीक है, और आप लोगों को जो है वो आई वुड एडवाइस कि आप इसको खुद डायरेक्टली भी बेशक फॉर्मूला के थ्रू करने की कोशिश करें. जो समेशन का फॉर्मूला है जी ट्रांसफॉर्म का, यू वुड बी गेटिंग दिस सेम रिजल्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के ज़ाहिर प्रॉपर्टीज जो होती हैं दे आर नॉट हैपहैज़र्ड प्रॉपर्टीज. वो रिलेशनशिप को जो है वो फाइंड आउट करके बेसिकली की जाती हैं. एंड एक्चुअली ओके चलें वो मैं बाद में बात करती हूँ. बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ आपकी बुक में मौजूद हैं एंड आई एक्चुअली वांटेड के जो है वो क्लास में भी हम करें. नॉर्मली मैं करवाती हूँ लेकिन ऑनलाइन की वजह से देयर आर मेनी थिंग्स के जो थोड़ा सा हम नहीं कर पाते. समहाउ चीज़ें इतना ज़्यादा जो है वो क्विकली कवर नहीं हो रही. लेकिन ये कि आई वुड एक्चुअली मे बी गिव यू दोज प्रॉपर्टी एज एक्सरसाइज और समथिंग लाइक दिस कि आप लोग खुद जो है वो उसको करके देखें कि दीज आर थिंग्स जो कि मैथमेटिकली प्रूवन है कि अगर आपके पास x ऑफ n का x ऑफ z है तो x ऑफ माइनस n का जो है वो फॉर्मूला आएगा ही x ऑफ z इनवर्स के बराबर. एंड ROC ऑटोमेटिकली जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा. सो दीज आर एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर्टीज जो कि हम यूज कर रहे हैं. ओके, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी विच वी विल बी यूजिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली. तो वी नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी. Another property जो कि शायद हम इतना यूज ना करें but still it's an important property so we should do is differentiation in Z domain. Now what this property actually tells is कि if you have x of n जिसका Z transform is x of Z, ठीक है, and ROC is some ROC. Let me say कि ROC of x में इसको रख देती हूँ. Then अगर मैं x of n को n से मल्टीप्लाई करती हूँ then in Z domain the Z transform will be minus Z over dx by dz. यानी जो भी आपके पास x of z था उसका आपने डिफरेंशियल लेना है with respect to z and ROC will remain the same. इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा. ठीक है, अब अगेन इसकी एग्जांपल जो है लेट्स सपोज के आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x of n which is equal to n a n u of n. ठीक है, and okay, so let's do it together. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसके साथ जो है वो मैं and let me just take this thing also. मेरा ख्याल है मैंने नोट्स में तो नहीं लिखा लेकिन because we are assuming this because we want to take कन्वर्जेंस जो है वो फॉर्मूला अप्लाई इसी केस में हो रहा था. अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा नॉन जी ट्रांसफॉर्म है जिससे मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ. जी, समवन. ओके, बिल्कुल अभी हमने देखा है तो ठीक है. सो आई नो कि x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है, सॉरी, इफ माय x ऑफ n इज a n u ऑफ n तो इसका z ट्रांसफॉर्म जो है 1 over 1 minus a z इनवर्स z लेस देन a, नहीं हाँ लेस देन नहीं ग्रेटर देन a है, राइट साइडेड है तो ग्रेटर देन a है. तो अब ये जो प्रॉपर्टी थी वो क्या कह रही थी कि अगर आपने n x of n किया है तो z ट्रांसफॉर्म वुड बी माइनस z टाइम्स d by dz of x of z और ROC पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. अब जल्दी से मुझे आप लोग कैलकुलेट करके बताइए व्हाट विल बी d by dz of x of z in this case और d by dz of 1 over 1 minus a z inverse.
जी लेट्स टेक 2 मिनट्स, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना, अगर मैं n के साथ करती हूँ तो x ऑफ z तो मुझे पता है, तो उस x ऑफ z का मुझे डिफरेंशियल चाहिए, एंड देन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय माइनस ऑफ z in order to get final answer. And I may ask someone, 55 किसका रोल नंबर है? यस मैम। नाम बताइएगा। कबीर अहमद। जी कबीर अहमद। कबीर अहमद। जी कबीर, आपसे पूछूंगी, 1 मिनट रह गया आपके पास, नहीं 2 मिनट ही हैं, 48 पे मुझे आप इसका जो है ना वो मैम जी, सिर्फ, ठीक है, डिफरेंशियल मैम सिर्फ जी इंटू बताना है। 1 माइनस सॉरी, जी इंटू 1 माइनस ए जी इनवर्स होल पावर -2। ओके, ठीक है, क्या आ जाएगा ये z? इंटू 1 माइनस ए जी इनवर्स ठीक है, 4 raised to the power -2। -2। जी, यस मैम। एवरीवन एग्रीज, यही पूरा यही एक्सप्रेशन कबीर? मैम आप इसके बाद जी माइनस जी, ए। हाँ, अच्छा आप ये पूरा बता रहे हैं, ठीक है, यानी आप मुझे ये चीज बता रहे हैं, राइट, ठीक है, इनटू माइनस ए टाइम्स, और मैम एक मिनट, मैम एक मिनट, ये इसमें थोड़ा जी जी कंफ्यूज है। जरूर जरूर, माइनस ए जी पावर -2। जी वेरी गुड, ठीक है। सो एवरीवन, आई थिंक यू शुड एक्चुअली बी एबल टू डू दैट। तो अगर मैं इसको पूरा कंबाइन करती हूँ, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए आ जाएगा, z -2 इज z -1 आ जाएगा, एंड इन द डिनोमिनेटर आई विल हैव this thing, and ROC will be the same, z greater than a. Or again, you can actually compute it directly also, like formula लगा के, but the thing is कि you can see कि जब आप प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो उससे जो है वो आपकी कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं एज कम्पेयर टू अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं, तो उस केस में आपको समेशन लेके उसके बाद जो है वो ज़्यादा मे बी ज़्यादा स्ट्रेस में सॉल्व करना शुरू करें। सो इन फ्यूचर whenever you can apply properties, unless and until कि आपको explicitly कहा गया हो कि without property आपने निकालना है, because there may be some question कि जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि आप ये देखना जो है वो चाहते हैं, मतलब मैं आपसे ये चीज़ जो है वो चाहती हूँ कि आपको steps आते भी हैं कि नहीं आते, ठीक है। So I will explicitly mention कि जी without using any property find the z transform, तो उस केस में तो आपने जो है without any डिले जो है वो फॉर्मूला लगा के और z ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है, लेकिन अदरवाइज यू कैन ऑलवेज अप्लाई द प्रॉपर्टीज, और आप लोगों का पेपर वगैरह जो होगा, एटलीस्ट जो मैं लूँगी वो ओपन बुक ओपन एवरीथिंग होगा, तो यू विल हैव दीज प्रॉपर्टीज अवेलेबल। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर्टी लगाने के लिए, बिकॉज देखिए हम फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट वी ऑलवेज से कि अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है और एक सर्टन ROC है, तो उस केस में अगर मेरे पास n x ऑफ n हो जाए तो क्या z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो द पॉइंट इज कि आपको ये पेयर पता होना जरूरी है। जब ये पेयर पता होगा तो फिर आप उसके रेफरेंस से जो है वो अगले को कर सकते हैं। सो यू द ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अप्लाई फॉर प्रॉपर्टीज इज के आप ये पेयर को फिगर आउट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, जो लास्ट प्रॉपर्टी आज हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बट वन ऑफ द मोस्ट जिसको कह लें कि आसान प्रॉपर्टीज़ है, वो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, और इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है कि इफ़ यू हैव टू सीक्वेंसेस, x1 ऑफ n है जिसका z ट्रांसफॉर्म इज x1 ऑफ z, एंड x2 ऑफ n है जिसका z ट्रांसफॉर्म इज x2 ऑफ z, ठीक है, और इसका हम ROC ले लेते हैं ROC ऑफ x1, एंड इसका ROC हम ले लेते हैं ROC ऑफ x2। then if we are taking x of n
which is convolution of these two, then in that case Z transform will be simply product of these two Z transforms, और ROC जो है that will be at least equal to ROC x1 intersection ROC x2. ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट जो है वो इतना होगा जितना कि दोनों के ओवरलैप का ROC आ रहा होता है. Okay, now this is something, why is it a property which is important? Because of the reason कि आप देखेंगे आगे जाके कि in many cases it is difficult to directly convolve two sequences. तो मतलब उसमें अगर आप डायरेक्टली कन्वॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं वी नो कि एक को फ्लिप करना है फिर शिफ्ट करना शुरू करना है एंड देन यू गेट सो मेनी ओवरलैप रीजन्स. इवन फाइनाइट सीक्वेंसेस अगर होते हैं तो उस केस में यू कैन हैव नंबर ऑफ रीजन्स के यहाँ से यहाँ तक ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा बनेगा. तो इट कैन बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड देन आपके पास जो है कंप्यूटेशन के हिसाब से भी जो है देयर आर सो मेनी multiplications and additions involved, लेकिन खैर उसमें हम नहीं जाते. लेकिन अगर हम so it becomes time consuming and maybe very lengthy also or complex also अगर हम पेपर पे सिर्फ करने की कोशिश करते हैं. On the other hand आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, instead of doing that what you can do is you can find the two Z transforms, उनको मल्टीप्लाई करके एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्पस अगर कन्वोल्यूशन ही है तो फिर इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म हम निकाल लेते हैं जिसके बाद जो है वो हमारे पास यही वाला रिजल्ट आ जाएगा जो कि यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, सो लेट्स डू अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू सी के ये जो हम बात कर रहे हैं व्हाट डज इट एक्चुअली मीन. ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास x ऑफ n इज सिंपली 1 -2 and 1 and this is actually 0 n equal to 0 and x2 of n is equal to 1 and from 0 to 5 के लिए 1 है और otherwise जो है this is 0 and I want you to compute x of n which is x1 of n convolve with x2 of n. ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अगर z डोमेन में जाके हम करना चाहें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x1 of z चाहिए. What will be x of 1 of z? कौन बताएगा? राइट साइडेड है लेफ्ट साइडेड है? x1 जो है वो राइट साइडेड सीक्वेंस है, राइट साइडेड है. ठीक है, सो राइट साइडेड है और 0 से स्टार्ट हो रहा है. वी हैव एक्चुअली डन दिस थिंग. ये जो है ना अगर राइट साइड पे जाती हैं तो z की माइनस पावर्स आ रही होती हैं. 0 पे जो है वो z की पावर 0 होती है. यानी आप फॉर्मूला लगा के करना चाहे तो वेल एंड गुड, बट द थिंग इज के क्योंकि हम पहले ये कर चुके हैं तो आई कैन सेफली से कि 1 जो है 1 के साथ 0 टू पावर -0 पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इट विल रिमेन 1 2 z इनवर्स प्लस z raised to the power -2 ये आ जाएगा. एंड व्हाट विल बी ROC फॉर x1 of z? जी कौन all z can except 0. जी एंटायर, वेरी गुड, एंटायर z plane except z equal to 0. okay, what about x2 of z? अब ये राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड है? राइट साइडेड है. राइट साइडेड है. सो इसका भी बहुत आसान है. क्या हो जाएगा इसका? तो उससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है आसान होगा. सो व्हाट विल बिकम x2 of z? ओके, लेट मी आस्क समवन. कबीर से तो मैंने पूछ लिया है. 61 रोल नंबर 61 है. ओके, आई गेस नॉट. अच्छा 46 कौन है जी? नाम बताइए. अफजल. अफजल जी, अफजल बताइए जल्दी से मुझे कि व्हाट विल बी दिस x2 of z क्या हो जाएगा? जी 1 बोले. plus z minus 1 ठीक है, 1 plus z minus 1 plus z minus 2
z minus 2 plus z minus 3 minus 3 plus plus z z minus 4 plus z minus 5. minus 5. Good. Okay, and then ROC will be the same except everything except z equal to 0. Okay, so what will be x of z? X of z will be equal to x1 of z multiplied by x2 of z. अब ये दो जो सीक्वेंसेस हैं ना, ये आप लोगों ने मुझे मल्टीप्लाई करके बताने हैं कि क्या बनता है इनका। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक मेरे पास सीक्वेंस है 1 माइनस 2 z इनवर्स प्लस z माइनस 2, और दूसरा है 1 प्लस z इनवर्स प्लस z माइनस 2 प्लस z माइनस 3 प्लस z माइनस 4 प्लस z रेज़ टू द पावर माइनस 5। चलें जी, जल्दी से मुझे बताइए कि what does x of z become? खुद वॉलंटियर करें वरना आई विल आस्क। इसमें लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट। 57 है ना, 58 पे जो है आई विल आस्क समवन। बल्कि लेट मी जस्ट से कि किससे पूछूंगी। ओके, व्हाट अबाउट 40 रोल नंबर किसका है? ये 1 क्यों लिखा हुआ है आप लोगों ने? इसके खुद ही आ जाता है ये 1 लिखा हुआ आपके जो डिस्प्ले है। ये काफ़ी लोगों का जो 1 आ रहा है, मतलब मेरा ख्याल था कि या तो इनिशियल्स आते हैं या फिर आप अपनी तस्वीरें लगा लेते हैं, विच इज़ अ बेटर थिंग। और एक्चुअली आई वुड एडवाइस कि अगर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होती हैं तो आप अपने नाम लिख के ना और उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे लगा दिया करें, ताकि जो भी टीचर है ना उसको भी समझ में जल्दी आ जाए करे। एनीवे 40 कौन है? रोल नंबर 40 इज नॉट हियर आई गेस। ओके, 77 Yes, ma'am. जी, नाम बताइएगा। I'm Aima. आयमा, ओके जी, आयमा जी, आयमा चलिए जल्दी से बताइए कि क्या बनता है ये। मैम मैं अभी मल्टीप्लाई कर रही थी। कर रही हैं, चले करके मुझे बताइए आयमा। जी आयमा, हुआ या मैं और एनीवन एल्स कैन आंसर आल्सो, जिसका भी हो गया हो जी। एनी वॉलंटियर्स? इतना मुश्किल तो मैम नहीं है। आई थिंक जो है ये 1 माइनस सी पर माइनस 7 आ रहा है। 1 माइनस z रेज़ टू द पावर -7। बाकी सब कैंसिल हो गया, राइट? यस। अच्छा, इसका मतलब है मैंने कंप्यूटेशन गलत की है, क्योंकि मेरे पास तो 2 टर्म्स और भी आ रही हैं। एनीवे बाकी लोग जो हैं उनका भी यही आ रहा है, किसी और कोई और टैली कर सकता है? क्योंकि मैं इसको मतलब अभी मल्टीप्लाई तो नहीं करूँगी, मगर ये कि कुछ कैंसिलेशंस भी डेफिनेटली होंगी तो सही, बिकॉज ऑफ -2z मैम जी इनवर्स। की पावर 1 -6। minus z 1 minus z minus 6 plus z minus हाँ 7. जी, ये मेरे पास भी ये आ रहा है। अब 2 सॉल्यूशंस हैं, आई एम नॉट श्योर कि मैं गलत हूँ या आप में से कोई एक गलत है। मेरा भी ये सोल्यूशन आ रहा है, बट एनीवे 0 टू द पावर -7 आता है या 1 माइनस 0 टू द पावर -7 आता है या ये वाला सोल्यूशन आता है। नाउ द थिंग इज कि अब एंड गोल तो हमारा ये है ना, ठीक है, और फॉर द टाइम बीइंग वी एक्चुअली डोंट नो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आई शुड राइट ROC जो है वो क्या हो जाएगा, एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, वो तो चीज़ हमारे पास साथ चल रही है। अब x ऑफ n जो है इस केस में फॉर द टाइम बीइंग हमें नहीं पता कि इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, मतलब देयर आर मेथड्स जिससे हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस में जस्ट बाय इंस्पेक्शन आई कैन सी
कि मेरे पास अगर z की पावर सारी नेगेटिव है तो उससे तो मुझे आइडिया हो गया है कि इट शुड बी सम राइट साइडेड सीक्वेंस जो अगर खाली 1 है तो इसका मतलब है कि ये 0 के ऊपर आ रहा होगा n इक्वल टू 0 पे. सो आई कैन स्टार्ट राइटिंग x ऑफ n आल्सो जस्ट बाय इंस्पेक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस के n इक्वल टू 0 पे ये आएगा. ठीक है, n इक्वल टू जब अगर हम इनवर्स ले रहे होंगे दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू n इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है 1 माइनस 1 आ जाएगा. व्हाट विल बिकम n इक्वल टू 2 3 4 5 उनके ऊपर जो है. अब क्योंकि मेरी अगली पावर 0 टू द पावर माइनस 6 है तो इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू n इक्वल टू 6. इट मीन्स कि जो बाकी हमारे पास हैं n 2 3 4 5 6 उनके ऊपर वैल्यूज आर जीरोस बिकॉज फॉर्मूला जो हमारे पास है, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n 0 टू द पावर माइनस n है ना. लेकिन ये कि अब हमारे पास अगर फर्ज करें कि कोई z की पावर माइनस n का मतलब है कि माइनस 6 वाली पावर आ रही है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 आ नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें x की वैल्यू 0 होगी जिसकी वजह से वो वैल्यूज हमें अपने x और z में नजर नहीं आ रही हैं. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेटर ऑन. लेकिन दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इनवर्स z ट्रांसफॉर्म आल्सो कि जस्ट बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशन ऑफ x ऑफ z हम इस इंस्पेक्शन के थ्रू करना चाहते हैं कि हम सिर्फ देख करके, अच्छा अगर हमें पता है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे हमें पता है कि इस तरह का अगर सीक्वेंस बन रहा है तो इट शुड बी राइट साइडेड सीक्वेंस एंड देन इट शुड हैव z n ग्रेटर देन 0 के ऊपर जो है सम सैंपल्स होने चाहिए. तो इसमें जो है वो खैर एनीवे दिस वाज n इक्वल टू 0, 1 पे भी माइनस 1 आ गया, 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, 4 पे 0 है, 5 पे 0 है, 6 पे माइनस 1 है एंड देन 7 पे भी 1 आ गया. So this is how you can involve these two sequences. I would advise कि आप बेशक अगर फर्ज करेंगे आपके पास you don't want to do it on paper, MATLAB में जो है वो convolution आप करके देख सकते हैं. I thought कि मैं यहाँ पे MATLAB में छोटा सा प्रोग्राम लिख के आप लोगों को करके दिखा दूंगी, but मेरा MATLAB नहीं चल रहा. तो anyway, so in this case you can actually do it in MATLAB and the end results of convolution should be this. Okay, so this is, you can do it directly or you can do it by going to Z transform and then coming back from Z to time domain. Okay, convolution property की ही एक और property जो कि उसकी by product कर लें, that is correlation property, जिसके हम example नहीं करेंगे, लेकिन I just wanted to let you know कि देखिए correlation क्या है. अगर मेरे पास एक sequence X है और एक sequence Y है, या x1 है और x2, यही दो सीक्वेंसेस हैं जो पीछे हैं, अगर मैं इनको कोरिलेट करना चाहूँ तो कोरिलेशन इज एक्चुअली कन्वोल्यूशन ऑफ वन सीक्वेंस विद द फ्लिप वर्जन ऑफ द अदर सीक्वेंस. तो इसका क्या मतलब है कि कोरिलेशन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप जी डोमेन में जाके क्या करेंगे, x1 ऑफ z करेंगे, x2 ऑफ z इनवर्स ले लेंगे, बिकॉज फ्लिप वाला जो है उसका आपने प्रॉपर्टी लगाई है कि फ्लिप वाले का जो है वो ये ऐसा होता है. यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ से x ऑफ z आ जाएगा विच विल बी एक्चुअली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ z ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉन्वोल्यूशन. और फिर जब इसका अगर आप इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, सॉरी x1 और x2 है, देन इट विल गिव यू x1 x2 का कोरिलेशन. So I just wanted to mention, मेरा नहीं ख्याल कि हम correlation की property को use करके जो है वो आगे कुछ solve करेंगे, but you actually don't have to, because correlation में basically क्या हो रहा है कि x1 को x2 के साथ convolve करने के बजाय आप x1 को किसी और sequence y of n के साथ convolve कर रहे हैं, where y of n is actually equal to x2 of minus n. तो और कोरिलेशन अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दो प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं, एक तो ये फ्लिप वाली प्रॉपर्टी है और दूसरी जो है वो कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है. ओके, सो दिस वाज एक्चुअली एंड ऑफ आवर प्रॉपर्टीज जो जी ट्रांसफॉर्म की जितनी हमने करनी थी. प्रॉपर्टीज, देयर आर मोर प्रॉपर्टीज जो कि आपको इस टेबल में नजर आएंगी, बट दे आर नॉट दैट फ्रिक्वेंटली यूज एट लीस्ट इन दिस कोर्स, तो उसको जो है वो हम नहीं करेंगे. नाउ वी विल move to the point जहाँ पर हमने last time finish किया था अपना lecture, which was we were talking about
रैशनल जी ट्रांसफॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं, वी हैव सीन कि हमारे पास जो है वो वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि हमारे पास जो है वो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स। इस तरह लेट मी एक्चुअली गो, जो हमने यहाँ पे स्लाइड्स रखी हुई हैं कि अब अगर हम ये देखते हैं जी, तो इस केस में देखिए कि जी ट्रांसफॉर्म इज अगेन ये जी ट्रांसफॉर्म अगर हमारे पास है या ये जी ट्रांसफॉर्म हमारे पास है, इट डजंट मैटर कि मैं पहले वाले की बात करी हूँ दूसरे की बात करी हूँ, दिस इज अ रैशनल जी ट्रांसफॉर्म। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म, लेकिन हमारे पास जो है इसमें जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल हमने लिखा जो हमारे पास है, दैट डजंट हैव एनी जी इनवर्स का कोई भी जो है उसके अंदर टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसमें टर्म मौजूद है। बट आई कैन से कि ये मे बी z raised to the power 0 है, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि यहाँ x of z जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सम bz ओवर az, और bz जो है which is actually the polynomial again in z that is equal to 1, which means कि उसमें z की बाकी पावर्स जो हैं वो zeros हो चुकी हैं। सिमिलरली अगर मैं फाइनाइट वाले की बात करती हूँ, जो कि अभी हमने एग्जांपल की है, ये वाली एग्जांपल, तो इस केस में हमारे पास जो x of z, कोई भी x of z हम उठा लेते हैं, लेट्स सपोज कि ये वाले x of z ही ले लेते हैं, तो इस केस इसको भी आई कैन से कि दिस इज एक्चुअली bz ओवर az, वेयर az जो है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। दिस होल थिंग कैन बी रिटन दिस थिंग डिवाइडेड बाय 1। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास जो पॉलिनोमी जो भी z ट्रांसफॉर्म आप लिखते हैं, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन टर्म्स ऑफ the fraction of two polynomials, one in the numerator and the other one in the denominator। और जो आपके पास उनकी significance है, so we will talk about the significance of those polynomials। so in general हम क्या कर सकते हैं कि x of z can be written as this thing, a polynomial in b, आपके पास जो है b कोफिशिएंट के साथ एक पॉलिनोमियल है इन z इनवर्स इन द न्यूमरेटर, एंड कोफिशिएंट्स a के साथ एक पॉलिनोमियल है इन द डिनोमिनेटर, जिसको हमने अगेन z में हमारे पास जो है ये पॉलिनोमियल मौजूद है। और इन जनरल इसको समेशन की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी नो कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास x of z इज समथिंग लाइक दिस, 1 plus z raised to the power minus 1 plus z raised to the power minus 6 over 1 plus z raised to the power minus 1. So I can write it as k from 0 to 6 bk z raised to the power minus k, ठीक है, over k from 0 to 1 a के 0 to the power minus k, ठीक है। और अब मेरे पास मैंने 6 तक क्यों लेके गई हूँ, बिकॉज हाईएस्ट पावर 6 है। लेकिन अब यहाँ से जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ, या इसको अगर मैं लेट्स सपोज कि दिस इज द bz ना एंड दिस इज az, और b और a का जो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सिर्फ हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने जो न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स को 20 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्मॉल 20 से, और जो डिनोमिनेटर है उसको स्मॉल a से कंपेयर किया हुआ है। अब यहाँ पे जस्ट बाय लुकिंग एट दीज कंपेयरिंग दीज टू, मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि b0 इज 1, ठीक है, b1 इज 1, b2, b3, b4, b5 they are all zeros because of the reason कि जो ये मेरे पास polynomial है इसमें वो वाली terms नहीं है, and then b6 should be also equal to 1। इसी तरह से a में अगर हम बात करते हैं, a 0 is 1 and a1 is also 1, और बाकी जो summation जा ही नहीं रहा। So what we are actually just trying to establish here is कि आप किसी भी जो है z के किसी भी expression को in terms of fraction of two polynomials लिख सकते हैं। Okay, now what we aim to do is we want to find the roots of these two polynomials, क्योंकि ये जो इनके roots हैं they actually are very important for us, जो कि हम आगे थोड़ी सी examples करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो उसके लिए एक तरीका है जो कि we will be following which will make the things easier for us, और उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे कि we will start with this polynomial जो हमारे पास
मैं इसी तरह लिख देती हूँ जिस तरह से मैंने पीछे लिखा हुआ है, B1 Z इनवर्स प्लस सो एंड सो फोर्थ BM Z माइनस M आ गया, एंड देन A0 प्लस A1 Z इनवर्स एंड AN Z माइनस M। अच्छा, अब आप देखें, these are the polynomials in Z इनवर्स। सबसे पहला जो काम हम करना चाहते हैं वो हम ये करना चाहते हैं कि हम इनको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन पॉलिनोमियल्स इन Z। ठीक है, अगर आपको अगेन याद हो, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि हमने ये कहा था कि हमारे पास AN, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, उसको मैं पैरेलल में लेके चलती हूँ ताकि इट विल मेक द थिंग ईजियर फॉर यू। सो ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम इसको Z में करना चाहते हैं। तो Z में करने का जो तरीका है वो क्या है कि मैं Z इनवर्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकाल लूँ न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अब यहाँ पे तो न्यूमरेटर में तो कोई पावर है नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में है। सो व्हाट आई वुड डू विद दिस इज मैं Z माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ एंड इट विल ऑटोमेटिकली बी Z माइनस A आ जाएगा, और ये Z जो है वो ऊपर आके Z ओवर Z माइनस A बन जाएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि ये दोनों सेम एक्सप्रेशंस हैं। ओनली डिफरेंस इज दिस इज एन एक्सप्रेशन इन Z इनवर्स, दिस इज एन एक्सप्रेशन इन Z। तो अब इसके लिए जो है, अच्छा एक तो हम ये करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से Z माइनस M कॉमन निकालूं बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ Z इनवर्स। ठीक है, और यहाँ से आई विल टेक Z रेज़ टू द पावर माइनस n कॉमन। एक और जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं, अगेन these things just makes our life easier, it becomes easier to solve to find the roots of these polynomials। otherwise आप उसके बगैर Z इनवर्स में भी करना चाहें तो there is nothing wrong with that, लेकिन Z में अगर हो तो it makes the things easier। एक हम ये करना चाहते हैं, दूसरा हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास जो ये फर्स्ट, देखिए अगर मैंने Z माइनस M कॉमन निकाला है तो मेरे पास B0 के साथ Z रेज़ टू द पावर M आ जाएगा, यानी Z की हाईएस्ट पावर जो है वो मेरे पास B0 के साथ आ जाएगी, एंड सो फोर्थ जो है वो Z की पावर्स कम होती चली जाएंगी। व्हाट आई वांट टू डू इज कि ये जो मेरे पास पहले कोफिशिएंट है A0 और B0, इनको भी मैं बेसिकली 1 करना चाहती हूँ। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आई वांट टू डिवाइड दिस बाय B0 एंड दिस बाय A0। ठीक है, तो अब खाली डिवाइड तो नहीं ना हम कर सकते, यानी इस पूरी एक्सप्रेशन को मैं न्यूमरेटर को मैं B0 से डिवाइड करना चाहती हूँ, डिनोमिनेटर को A0 से। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी मुझे करना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि न्यूमरेटर से हम B0 को कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर से A0 को कॉमन ले लेते हैं। तो अब हमारे पास जो बीच में एक्सप्रेशन बचता है दैट वुड बी इक्वल टू Z रेज़ टू द पावर M। ओके, लेट मी गो बैक, ये एक्सप्रेशन तो हम यहाँ पे से ही देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखें, सो व्हाट आई हैव डन, B0 और A0 को कॉमन ले लिया, Z रेज़ टू द पावर माइनस M और Z माइनस n को कॉमन ले लिया। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में दैट विल बिकम Zm प्लस B1 ओवर B0 Zm माइनस 1 एंड सो फोर्थ, सारी चीज़ें जो है वो B0 से डिवाइड हो गई हैं। न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में A0 से डिवाइड होके आ गए हैं, और पहला जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ Z का कोफिशिएंट जो है वो 1 आ गया, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। एंड नाउ what I want to do is, now I want to find the roots of numerator and denominator both, which is not something जो कि difficult है। आप लोगों को जो है वो quadratic cubic equations जो है वो solve करनी आती हैं। and at the end मेरे पास इस तरह की expression आ जाएगी where ये जो g है ना, this is actually equal to B0 over A0, जो भी हमारे पास ये this will be a gain हम इसको कहते हैं, and that will be a constant क्योंकि हमने कोफिशिएंट्स निकाल के उनका जो फ्रैक्शन है उससे लिया हुआ है। इसके साथ एक टर्म आ जाएगी Z रेज़ टू द पावर n माइनस m, क्योंकि n जो था Z रेज़ टू द पावर माइनस n जो था वो डिनोमिनेटर में था, उसको हम ऊपर ले गए हैं, तो दैट वुड बिकम n माइनस m, एंड प्रोडक्ट ऑफ m रूट्स इन न्यूमरेटर and n roots in the denominator
ये जो रूट्स हैं, the roots of the numerator are called zeros of Z transform and roots of the denominator are called poles of Z transform. ठीक है, ये बेसिकली आप देखेंगे इसी वजह से जो रूट्स ऑफ न्यूमरेटर है उसको z से रिप्रेजेंट हमने किया हुआ है और जो डिनोमिनेटर है उसको p से रिप्रेजेंट किया हुआ है. वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज के जो जीरोज है ना z ट्रांसफॉर्म के, वो x ऑफ z को जीरो कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x ऑफ z की, दैट इज इक्वल टू x z माइनस 2 ओवर z माइनस 4. ठीक है, अब इसके रूट क्या है, लेट मी क्लियर इट अ बिट. ओके, सो इसमें अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इस एक्सप्रेशन को विद जिस जेनेरिक एक्सप्रेशन के साथ, या लेट मी एक्चुअली राइट अ बिट समथिंग अ बिट मोर, थोड़ा सा 2 रूट्स वाला लिख लेते हैं. ठीक है, z माइनस 2 है, z माइनस 3 है और डिनोमिनेटर में वी हैव z माइनस 1 एंड z माइनस 4. ठीक है, अब इसके जीरोस क्या हैं? यू हैव अ जीरो z1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 एंड z2 इक्वल टू 3. अब आप देखें इन दोनों z को अगर मैं इक्वल टू 2 लेती हूँ तो ये चीज़ 0 हो जाती है, तो x ऑफ z को 0 कर देगा. अगर मैं z को 3 लेती हूँ तो ये चीज़ 0 हो जाती है, अगेन x ऑफ z 0 हो जाएगा. सो बेसिकली जीरोस ऑफ द z ट्रांसफॉर्म आर पुलिंग द z ट्रांसफॉर्म टू 0. एंड अगर मैं z को 1 लेती हूँ विच इज़ पोल की अगर हम बात करते हैं, सो पोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पीस. p1 इक्वल टू 1 है और p2 इक्वल टू 4 है. तो अगर मैं z को 1 रखती हूँ तो ये 0 होगा, इसके मतलब है कि x ऑफ z विल गो टू इन्फिनिटी. सिमिलरली अगर मैं z को 4 रखती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स अगेन x ऑफ z विल गो टू इन्फिनिटी. सो द पोल्स आर टेकिंग z transform to infinity and the zeros are pulling z transforms towards 0. This is something which is very important for you to remember कि हमारे पास जो है वो पोल्स और जीरोस की बहुत सिग्निफिकेंस होती है, और ये जब हम आगे डिज़ाइन करना शुरू करेंगे अपना जो भी सिस्टम्स हैं तो उसमें वी विल सी कि हमने कहाँ पे ज़ीरो करना है. फॉर एग्जांपल अगर FIR फिल्टर सॉरी लो पास फिल्टर लगाना है तो मुझे पता है कि एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी है जहाँ मैंने उसको ज़ीरो करना है, तो मैं क्या करूँगी कि उस फ्रिक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मुझे एक्सप्रेशन नज़र आ रही है उसमें मैं एक ज़ीरो प्लेस कर दूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई जो भी मेरे पास जो रिस्पॉन्स है उसको मैं जीरो पे लेकर आना चाहती हूँ. ठीक है, एंड देन दैट वी विल एक्चुअली अंडरस्टैंड जब हम जी ट्रांसफॉर्म को फोरियर के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास फोरियर से रिलेटेड है. बट द थिंग इज कि दीज कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो पोल्स और जीरोस क्यों इंपॉर्टेंट है और पोल्स और जीरोस निकल कैसे रहे हैं. एक्सप्रेशन जो भी आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको अलग अलग हम उनके रूट्स ले रहे होते हैं, एंड दे आर सिंपली कॉल्ड द पोल्स एंड जीरोस ऑफ योर Z ट्रांसफॉर्म. ओके, लेट्स डू सम एग्जांपल्स, जिसकी यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं जिनसे हम एग्जांपल्स करते हैं. लेट मी जस्ट डू दिस एग्जांपल फर्स्ट. ओके, और एक्चुअली लेट मी डू जस्ट सेम एग्जांपल जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी भी थी. an u ऑफ n है, z है और 1/1 माइनस a z इनवर्स है, और इसमें से अगर z को मैंने कॉमन निकाल लिया है तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. अब कौन मुझे बताएगा कि इसका जीरो कहाँ पर होगा और कहाँ पर होगा? जी, व्हाट इज द रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? मैम इसका जीरो तो जीरो, जीरो तो जीरो पर है. ठीक है, और पोल ए पर, पोल ए पर है. ठीक है, सो if I ask you to plot it, actually let me just take this. ठीक है, अब यहाँ पर देखें, this is actually the plot of the same
अब यहाँ मैंने उस एक्सप्रेशन को उस फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली z ओवर माइनस a की फॉर्म में लिख के और रूट्स लेके और वहां से जो है वो हमें पता चला है। तो इसका जो जीरो है दैट इज x z इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर आपका मेंशन नहीं भी है, मतलब हम उसको मेंशन लिख के जरूर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो हम लगा देते हैं डॉट समटाइम्स हम नहीं लगाते। और जब आप पोज ऑफ जीरोस को प्लॉट करते हैं तो पोज को हम क्रॉस से प्लॉट कर रहे होते हैं, क्रॉस का साइन लगा रहे होते हैं, और जहां भी हमने जीरो को प्लॉट करना होता है उसकी जगह हम एक सर्कल लगा रहे होते हैं। सो यू कैन सी कि अब ये तमाम की तमाम जो फिगर्स है ना, दीज आर एक्चुअली फॉर द सेम केस कि जब हमारे पास एक सिंगल पोल है जो कि x इक्वल टू a के ऊपर है। लेकिन what is interesting is, and we know कि ROC जो है वो z greater than a है, because वो तो हम already जो है वो solve कर चुके हैं। The thing is कि अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ तक की इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, ask you कि अच्छा मुझे ये बताएं कि x of n क्या बनता होगा, you will have to take all the possibilities। अब आप देखें कि अगर a जो है वो less than a1 है तो x of n ये बन जाएगा, डिकेइंग हो जाएगा, बिकॉज दिस विल बी समथिंग दैट विल कन्वर्ज। अगर x a जो है वो बिल्कुल यूनिट सर्कल के ऊपर है तो x of n जो है वो u of n हो जाएगा, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन द यूनिट सर्कल तो उस केस में हमें नजर, यानी इफ a इज आउटसाइड द यूनिट सर्कल देन इन दैट केस वी कैन सी कि x of n जो है वो एक्सपोनेंशियली राइजिंग हो जाएगा। और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है ये तमाम x of n प्लॉट करने के लिए, सिवाय इसके कि आई जस्ट नो कि ROC इज ग्रेटर देन a, और a की जो तमाम की तमाम पॉसिबल चॉइसेस हैं वो मुझे यहाँ पे प्लॉट करनी है। अगर किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि a इज लेस देन 1, अगर तो ये बता दिया तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा you will just say कि the x of n जो है वो ये, मतलब let's suppose कि मैं आपको ये नहीं देती ना, I am just giving you कि a ये वाला z ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, x of z is this and I want you to give me x of n, ठीक है। और अब on zeros है, पोज ऑन जीरोस के लिए तो you will just solve for न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और वहां से आप मुझे पोज ऑन जीरोस दे देंगे। लेकिन जब x of n के लिए you will actually think about all the possibilities कि a क्या क्या हो सकता है। a can be between -1 and 1, a can be less than actually a can be equal to 1, a can be greater than 1, a can be less than -1, ठीक है, और a can be equal to -1। so these are all the possibilities जो मुझे different types का x of n दे रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर a जो है वो नेगेटिव में चला जाता है तो वी कैन सी के ये एक्सप्रेशन है तो उसी तरह का, ठीक है। ये दिस वाज एक्चुअली व्हेन a वाज, ये जो पहला वाला है, ओके लेट मी एक्चुअली रिमूव दीज, ठीक है। जो पहला वाला है हमारे पास दैट इज a लेस देन, एक्चुअली 0 से 1 के दरमियान में, ठीक है। दिस इज a इक्वल टू 1, दिस इज a ग्रेटर देन 1, दिस इज a बिटवीन -1 एंड 0, दिस इज a इक्वल टू -1 एंड दिस इज a लेस देन -1। उन तमाम सिचुएशन के लिए आपके पास देखें प्लॉट जो है उसमें एक ही पोल आ रहा है, मगर पोल की लोकेशन डेफिनेटली चेंज हो रही है बेस्ड अपॉन के हमने ए को किस तरह से लिया हुआ है, एंड देन बेस्ड अपॉन द लोकेशन ऑफ द पोल जो भी कॉरस्पॉन्डिंग x of n है वो सिर्फ अगर मैं आपको इंस्पेक्शन करके कहूँ देखने के लिए तो यू कैन एक्चुअली सी के इंस्पेक्शन से कि वो किस तरह का पैटर्न बन रहा होगा, ठीक है। डिकेइंग होगा, कांस्टेंट होगा, या एक्सपोनेंशियली राइजिंग होगा, और इट विल बी समथिंग विच विल बी changing in between positive and negative signs because of the reason के माइनस अगर आप लेते हैं तो n इक्वल टू इवन के लिए वो पॉजिटिव में जाएगा, n इक्वल टू ऑड के लिए वो नेगेटिव में चला जाएगा। आई विल स्टॉप हियर, बट इसी से रेलिवेंट एक्चुअली एक दो एग्जांपल्स हैं जो कि मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पे हमने एक और चीज़ तो ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिखाई है, दिस इज फॉर अ सीक्वेंस दैट इज इनफाइनाइट
लेंथ सीक्वेंस, ठीक है, ए एन यू ऑफ एन है। और इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि जो हमारे पास 0 है वो z इक्वल टू 0 पर है और जो पोल है वो नॉन ज़ीरो लोकेशन के ऊपर है। इसी तरह की अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं विच इज़ द सेम, अगेन हमने इसका भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल खुद करके देखी है कि जब हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे कि अगर आप n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम में तो हमारे पास z में इट विल बी डिफरेंशियल। तो और ये एक्सप्रेशन हमने वहाँ पर निकाला था, ठीक है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर आप इसको उसी तरह से z इनवर्स ऊपर नीचे से कॉमन निकालें और z में जो है वो टर्म्स को लिखें, यू विल सी कि देयर आर टू नॉन जीरो पोल्स जो कि इसमें होंगे, ठीक है। वी आर एक्चुअली जस्ट फोकसिंग ऑन द पोल्स फॉर द टाइम बीइंग, और नॉन जीरो पोल्स है एंड दे विल बी एट द सेम लोकेशन, z इक्वल टू a के ऊपर ही दोनों पोल्स आपको मिल रहे होंगे। तो वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। m इक्वल टू 2 का मतलब है कि 2 पोल्स एट द सेम लोकेशन। इस केस में भी अगेन आप देखें कि डिपेंडिंग अपॉन a आपके पास डिफरेंट जो है वो सिचुएशंस आ रही होंगी x ऑफ n की, ठीक है। और डेफिनेटली यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू जस्ट फिगर आउट x ऑफ n बाय लुकिंग एट द पोल्स, लेकिन ये वाली जो फिगर्स हैं, ये वाली एग्जांपल्स करवाने का जो सिर्फ मेरा मकसद है वो ये है कि आपको ये पता हो कि सेम नंबर ऑफ पोल्स जो हैं अगर हैं मौजूद तो बेस्ड अपॉन के उनकी लोकेशन कहाँ है, मैनी थिंग्स इन द टाइम डोमेन चेंज एंड देन वी विल एक्चुअली वर्क ऑन दिस थिंग वेरी, मतलब हम इसके भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे, तो इसलिए फ़िलहाल जो इस चीज़ की आप लोगों को परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ से आ कैसे रहा है। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से वो ये कि आपको ये ज़रूर समझ में आना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि a जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 था तो why is it decaying, ठीक है। अगर a जो है वो इक्वल टू 1 है तो why is it going like this, या पिछले वाले में अगर हमने था कि वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है, या अगर a इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है अगर, तो फिर इस तरह से राइज क्यों हो रहा है, ठीक है। यू शुड बी एबल टू जस्ट अंडरस्टैंड अ रिलेशनशिप इन अ बिट, और वो आपको बेसिकली यहाँ से देख के नज़र भी आ रहा होगा कि व्हाई इज इट एक्चुअली गोइंग लाइक दिस। और जो आखिरी एग्जांपल हम इसी से रेलिवेंट देखेंगे वो ये कि हमारे पास दो पोल्स हैं लेकिन दे आर नॉट रियल बल्कि कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, ठीक है। दिस इज अगेन सम एक सिनेरियो व्हिच वी विल बी यूजिंग अ लॉट। ये एग्जांपल भी अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने ये एग्जांपल की थी कि जिसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके पास cos ऑफ ओमेगा नॉट n u ऑफ n का z अगर आपको पता है, ठीक है, तो a n से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो z डोमेन में जो है वो हमारे पास वो हो जाती है, स्केलिंग हो जाती है, ठीक है। वो एग्जांपल की अगेन हम बात नहीं करेंगे यहाँ। जो सिर्फ अब मैं पॉइंट आपको चाहती हूँ कि आप याद रखें वो ये कि जब कॉम्प्लेक्स पोल्स की हम बात करते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स पोल्स जो हैं दे आर, या कॉम्प्लेक्स जीरोज, ठीक है। अभी फिलहाल जो एग्जांपल हम सारी की सारी कर रहे हैं दे हैव नॉन जीरो पोल्स, और जो जीरोज है ना या तो वो जीरो के ऊपर है या वो इन्फिनिटी के ऊपर है। वी विल टॉक अबाउट इट मोर टुमारो। लेकिन जो चीज़ हमने सिर्फ याद रखनी है वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स या जीरोज हैं तो दे आर इन पेयर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक जो है वो आर ई जे ओमेगा नॉट पर है तो दूसरा आर ई माइनस जे ओमेगा नॉट पर भी होगा, ठीक है। ये एक पोल यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर भी मौजूद है। सिमिलरली जीरोज अगर इस तरह से हैं, देयर इज़ अ रीज़न कि हम इस तरह से लेते हैं बेसिकली जब भी हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं किसी फिल्टर वगैरह को इन जी डोमेन, तो वी टेक पोल्स एंड जीरोज लाइक कॉम्प्लेक्स पेयर में लेते हैं इफ़ इट इज़ अ मस्ट टू टेक देम ऑन द कॉम्प्लेक्स एक्सेस। और उसकी भी अगर हम आगे इन बात करेंगे बाद में कि व्हाट आर द सिचुएशन जिसमें हमें उसको कॉम्प्लेक्स में लेना पड़ता है। लेकिन द थिंग इज के हम कॉन्जुगेट पेयर में लेते हैं, और अगेन यहाँ कॉन्जुगेट पेयर में मौजूद है बट बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ a जो कॉरस्पॉन्डिंग x है, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। ओके, थैंक यू, वी विल स्टॉप हियर।